Hello friends, so this is a part second of class 12th history chapter number 2. लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट मगधा और हमें ये भी पता है कि मगधा बहुत ज़्यादा क्या था, फर्स्ट अमंग द 16th था, बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर होता था. तो अब इस वीडियो में मगधा एम्पायर, अब मगधा के बारे में हम और पढ़ेंगे. एन अर्ली एम्पायर, इस टॉपिक के अंदर हम मगधा के बारे में और ज़्यादा पढ़े करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो क्या हुआ बच्चों, मगधा एम्पायर जो थी उसी के अंदर एक रूलर द्वारा एक न्यू एम्पायर स्टैब्लिश की गई. उन एम्पायर का नाम, उन किंग का नाम था, बहुत फेमस किंग थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य. सो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया था. सो याद कैसे कर सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य मौर्यन, मौर्य मौर्यन, मौर्य डायनेस्टी का है तो मौर्य रूलर है, तो मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया. तो कैसे स्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश किया, तो हम बोल सकते हैं 321 BCE में किया. ठीक है, तो याद कर सकते हो 321 BCE. सो ये जो मौर्यन एम्पायर थी ना हमारी, बहुत ज्यादा वास्ट थी. किस किस कौन कौन सी एरिया में वो स्टैब्लिश थी या फैली हुई थी, हम बोल सकते हैं. एरिया में क्या आ जाएगा आपको, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान. तो सो मच वास्ट, आप फील कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत ज्यादा वास्ट थी. और अशोका जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन यानी जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुआ आपके बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ आपका अशोक. तो ग्रैंडसन हो गए मतलब दादा. अशोका उनका पोता, जो अशोका था उन्होंने जीता था कलिंगा, जो कि अभी आपका प्रेजेंट डे उड़ीसा में है. उन्होंने हासिल किया था कलिंगा पे अपना एक राज्य को स्थापित किया था अशोका ने. सो इससे क्या कंक्लूड लगा सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो 2 एरियाज में पहले कर ही दिया था, उनके ग्रैंडसन ने और ज्यादा इसको एक्सपेंड करते. तो आप फील कर सकते हो, आप ये इमेजिन लगा सकते हो कि हाँ, बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ था. सो अब क्या है गाइस कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे पता चलता है. फर्स्ट पॉइंट है आपका फाइंडिंग अबाउट मौर्यन रिसोर्सेज. सो इसमें बेसिकली सीधा सीधा ये समझो कि मौर्यंस के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, या ये हम कंक्लूड निकाल सकते कि हाँ यस कि मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, वो यस उसका फोर्ट था, वो बिल्डअप हुआ था, वहाँ इतना ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ था, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और अशोका उसका ग्रैंडसन कलिंगा. ऐसे रिवाइज करते करते चलोगे ना तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा. साथ ही साथ में फिर क्या आंसर बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए. और मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि समझते के साथ साथ वहीं पे लर्न कर ले हम लोग. ठीक है, तो अब टॉपिक पे आते हैं. फर्स्ट, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब हमें जितनी भी चीज़ें मिलती है एक्सकवेशंस करके, फॉर एग्जाम्पल स्कल्पचर्स हो गए आप लोगों के, अधिकतर मेनली वही हो गया स्कल्पचर. सो उन चीज़ों से हमें पता चलता है इनके बारे में. नेक्स्ट पॉइंट आपका मैगेथिन्स, जो ये है मैगेथिन्स, ये ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के एम्बेसडर थे, जो कि ग्रीक से आए हुए थे. उनका नाम था मैगेथिन्स, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्बेसडर थे. सो इन्होंने बेसिकली बहुत सारी चीजें लिखा है जिससे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है. थर्ड सोर्स से जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त एम्पायर था, दैट इज अर्थशास्त्र, जो कि बुक है, जो कि किसने लिखी है, कुटिल्य चाणक्य जी ने लिखी है. हम लोग जानते हैं वेरी फेमस चाणक्य जी, हम उनकी नीतियां से पढ़ते हैं, उनकी नीतियां से समझते हैं. तो आप ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो इजिली आप कैचअप कर पाओगे टर्म्स के साथ. तो अर्थशास्त्र उन्होंने बुक लिखी थी कुटिल्य चाणक्य जी से, जिससे पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था. नेक्स्ट आपका है लिटरेचर में बुद्धिस्ट, जैन, ठीक है, पुराणिक और संस्कृत, इन सब के बारे, इन सब के एडिवेंसेस होते हैं ना, इन सब के एडिवेंसेस से भी ये पता चलता है कि सेम सोर्सेस मिल गए हमें चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के. अशोकन के इंस्क्रिप्शन से भी पता चला. इंस्क्रिप्शंस हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इफ यू हैवंट देन गो एंड वॉच, लर्न इट प्रॉपरली, मेक इट प्रॉपरली एंड स्कोर बेस्ट मार्क्स. ओके, अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है कि एम्पायर था. नेक्स्ट है आपका लॉज, कह लो धमा है. लॉज इट्स अ काइंड ऑफ लॉज और रूल्स और अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट. सो धमा में हमें क्या क्या पता चला, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है. सेकंड, ब्राह्मण जितने भी होते हैं उनसे काइंड रहना. क्यों काइंड रहना, बिकॉज वो इस दुनिया से मतलब जो हमारी प्रेजेंट लाइफ रहती है उससे वो अलग रहते हैं, है ना, संन्यास ले चुके हैं, उस कारण उनके प्रति काइंडनेस रहना, उनको दान करना, ये सब अगर किंग्स है. तो स्लेव्स है तो उनसे गुड और वेल बिहेवियर रखना, है ना, एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है वो उनसे बना के रखना, गुड बिहेवियर करना. अगर स्लेव्स हैं इवन देन भी, एंड अदर्स यानी जितने भी अदर्स रिलीजन वालों की भी रिस्पेक्ट करना. ये नहीं कि सेम रिलीजन वाले हैं, अलग रिलीजन के भी हैं तो भी उनकी रिस्पेक्ट करो.
सो धमा के अंदर ये 4 चीजें बताई गई है, लर्न कर लो। और ये क्या जान लेंगे हमें, इन सब चीजों से हमें ये पता चल गया यस मौर्यन एम्पायर था, उस समय स्टैब्लिश हुआ था, इन सोर्सेस से हमें पता चल गया। नाउ माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, मतलब मौर्यन एम्पायर में कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो पता करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी बात, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना, हिट द लाइक बटन अगर पसंद आ रहा होगा तो, ठीक है, वैसे पसंद आ ही रहा होगा, ठीक है, चले। सो अब क्या बात आती है, 5 पॉलिटिकल सेंटेंस। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो इन पांचों जगह से बहुत ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से याद करने, चुकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इन सारे सेंटेंस को, पुट्स, PUTTS, ये बस निमोनिक वे है, बस याद करने के, क्वेश्चन नहीं, बस याद करने के लिए। P फॉर पाटलिपुत्रा, जो हम लोग जानते हैं कि ये क्या बन गई थी आपकी, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ क्या बन गई थी, कैपिटल बन गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। पहले किसके पहले बन गई थी वो बताइए, ठीक है, किसके बाद बन गई थी वो बताइए। उज्जैनी, तक्षशिला, तोसाली एंड सर्वानिगुई, ठीक है, ये 5 सेंटेंस है पॉलिटिकल सेंटेंस। सो ये गाइस जितनी भी सेंटेंस है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आप जानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन सेंटर्स पे टिका हुआ था। तो पाटलिपुत्र तो जानते ही हो, पाटलिपुत्र जैसे जानते ही हो कि कैपिटल है, ठीक है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है जानिए। उज्जैनी एंड तक्षशिला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स ये फॉर्म करती थी। सो इन दोनों सेंटर्स के हिसाब से ट्रेड को करने में आसानी होती थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट को ये कनेक्ट करके रखती थी, समझ रहे हो ना। और तो ऐसे इजिली उन लोगों को ट्रेड करने में इजिली हो जाता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करती थी। फिर जो अब ये स्वर्ण गिरी है, स्वर्ण यानी गोल्ड और गिरी मतलब माउंटेन। सो यहाँ पे क्या थी, बहुत सारी गोल्ड माइंस थी। तो यहाँ पे अच्छा सा क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा था कि ये जो हमारा मौर्यन एम्पायर है, जो कि बहुत ज्यादा अबेंडेंस में एक्सपांड करते जा रही थी, इवन कहा तक कि कर्नाटका तक की उसका रीच हो गया था। तो ये जो स्वर्णगिरी है प्रेजेंट डे कर्नाटका में ही है। सो उसके अंदर क्या यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल था। सो इसका आंसर ऐसे समझो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, यूके हो गया, हमारा उड़ीसा हो गया, हमारा आंध्रा हो गया, है ना, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन वहां पॉसिबल हो, चूंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना, बहुत ज्यादा दूर हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैगेथिन्स कमिटी। तो मैगेथिन्स ने अपने सब पॉइंट्स में बताया एक ऐसी कमिटी बनाई गई थी जिसके अंदर 6 और कमिटीज थी जो कि मिलिट्री की एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती। सो ऐसे काइंड की कमिटीज को ना फॉर्म्ड किया गया है, उसको बनाया। सो इस कमेटी के टोटल 6 पार्ट होते थे। सो हम पहले से शुरुआत करते हैं, पहला नेवी। सो इससे आप लोग ये समझो कि कुछ ऐसे लोग थे जो नेवी को ज्यादा हेल्प करते थे, नेवी के लोगों का टेक केयर करते थे, है ना, कुछ भी रिसोर्सेस उनको चाहिए रहती होगी तो उसको ला के प्रोवाइड करना, ये सब करना, मतलब टोटल उनकी टेक केयर करते थे, ध्यान रखते थे। कुछ ऐसे पीपल्स थे। तो सेकंड सब पार्ट क्या है, ये ना सारे सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले नेवी पढ़े, सेकंड है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस। सो बुलक कार्ट्स का ट्रांसपोर्ट करवाना, मान लो जैसे कि एक प्लेस में कोई बैटल हो रही है ना, बुलक कार्ट्स का ट्रांसफर करवाना, वहां की जितने भी सोल्जर्स है उसको फूड एनिमल्स पढ़ाना, एनिमल्स की तैनात करना, सेना, एलिफेंट्स पढ़े हैं ना, इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी उसमें कोई भी बैटल में। रिक्रूटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, मान लो कोई इंजर्ड हो गया आपका सर्वेंट, है ना, कोई भी सैनिक इंजर्ड हो गया तो उसको एक कनेक्टिविटी भी मैं बता रही हूँ जैसे याद रख सकूँ, है ना। कोई भी वो सर्वेंट इंजर्ड हो गया तो उसको कोई लोग चाहिए, दवा, है ना, वैद ऐसे रहते हैं ना, डॉक्टर्स, तो उन लोगों को रखते थे। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस ये सारे काम करती थी। तीसरी कम्युनिटी जो ख्याल रखती थी वो था थर्ड आपका फुट सोल्जर्स का, मेनली आपके नॉर्मल सैनिक लोगों का। नेक्स्ट फोर्थ आपका हॉर्सेस, जितने भी हॉर्सेस है, टोटल जितने भी आपके हॉर्सेस है उनके टेक केयर में काम आएंगे। फिफ्थ आपका चैरियट्स, जितने भी रथ, रथ की देखभाल, मान लो कि उसका व्हील खराब हो गया या जैसे भी वर्क नहीं करा तो उनके टेक केयर में ध्यान रखेंगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं। 6 एलिफेंट्स, एनिमल्स की टेक केयर, उनका फूड, रहना खाना सब उन स्टेज पे ध्यान रखेंगे। सो ऑल दिस काइंड ऑफ कमिटीज वे फॉर्म्ड, ऐसी ऐसी अलग अलग वे में, नेवी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, अलग अलग वे में कमिटी को फॉर्म कर दिए थे। और जितने पीपल प्रिसाइज पीपल या मेंबर्स जितने भी उन लोग अलॉट करते थे उसके हिसाब से उन लोग डिवाइड हो जाते थे। सो अब हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जितना भी अभी तक हम पढ़े, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी पीस, शांति होनी जरूरी है। ज्यादा बैटल्स ना हो, ज्यादा लड़ाई झगड़े ना हो ना, ज्यादा वॉर ना क्रिएट हो,
सो इन सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बोले तो इन सब का सॉल्यूशन हमें धमा के अंदर मिला, जो कि सिंपल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रखती हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के कांड जो अशोका थे वो चाहते थे कि जो धमा है ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि हमारे जो ओवरऑल उनका साम्राज्य है ना, उनका कोर्ट का जो भी टेरिटरीज है वहां तक क्या पीस एटमोसफियर है, कोई भी ऐसी परेशानी ना हो, वॉर क्रिएट ना हो, जो भी हमें पूरा समझे। अब चंद्रगुप्त मौर्य अशोका ने सोच तो लिया था कि ठीक है धमा इम्प्लीमेंट करते हैं, धमा हर जगह तक फैलना चाहिए, तो ऐसे एक इन्होंने क्या किया, एक प्रिसाइज्ड वे में किया, एक स्ट्रैटेजी वे में किया, एक प्लान वे में किया। क्या किया उन्हें, क्या किया, धमा महामत्या ऑफिसर्स को अपॉइंट करने लगे, जो कि क्या करते थे, धमा महामत्या क्या करते थे, वो हर स्पेसिफिक जगह में जाते थे और धमा के बारे में बताते थे कि क्यों हमें धमा फॉलो करना चाहिए, कि क्यों धमा इतना इंपॉर्टेंट है, हमें धमा से क्या सीखना चाहिए ना। ओके, आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और द क्वेश्चन अराइजेस लाइक दैट कि हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर, क्या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मौर्यन एम्पायर। तो उससे क्या, एक अशोका जो थे ना, वो आप ऐसे समझो, अशोका जो थे ना एक इंस्पायरिंग फिगर थे, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग फिगर थे। क्यों थे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम्बल रहते थे, डाउन टू अर्थ रहते थे, है ना। आप लोग इनकी जब स्टोरी पढ़ोगे तो और ज्यादा इजिली क्लियर होगा, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहते थे, एकदम हम्बल रहते थे, अच्छे से मतलब कॉमन मैन से भी एकदम अच्छे से बिहेव करते थे, बड़े बड़े टाइटल्स नहीं देते थे अपने आपको, जैसे कि कैसे शहनशाह ऐसे ऐसे नहीं देते थे टाइटल्स, बहुत ज्यादा हम्बल डाउन टू अर्थ रहते थे एकदम। और अदर किंग्स की तरह बहुत ज्यादा एटीट्यूड और बहुत ज्यादा क्रूएल भी नहीं थे, है ना, बहुत इजीली सबको रखते थे, मतलब एकदम इक्वल जैसे रखते, राजा प्रजा में कोई अंतर ना, इक्वल स्ट्रैटेजी से ये चलते थे। और हम लोग जानते कॉलोनियल चल ही रहा था 19th सेंचुरी में, है ना, कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो उनके लिए जितने भी अशोका हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, हमारे लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थे, उनके बारे में और ज्यादा जानना अच्छा लगता था हम लोगों को। और एक रीजन ये भी था कि ये एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, है ना, इंडस्ट्रियस थी, है ना, हम्बल तो थे अशोका इतनी पावरफुल होने के बाद भी, ठीक है, तो कि बहुत सारी चीजें इनसे सीखने को मिल रही थी। और आप इंपॉर्टेंस ऑफ मगधा तो जानते ही हो कि कितना जरूरी था। हर एम्पायर के जैसे हम जानते हैं कोई ना कोई ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, अच्छाई रहती है तो बुराई भी रहती है ना, कुछ ज्यादा अच्छी चीज है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे। तो क्या ड्रॉबैक्स थे आपके, कि ये एम्पायर सिर्फ 150 ईयर्स तक ही रह पाई थी, एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये एम्पायर ने पूरा इंडिया को कवर नहीं किया था, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना, नीचे श्रीलंका, ये सब जितने भी, इनको सबको इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इनको पूरा कवर नहीं किया था। सेकंड, हम ये भी नहीं बता सकते कि वहाँ यूनिफॉर्म कंट्रोल था कि नहीं था, कुछ एरियाज में तो हम एकदम श्योर है कि हाँ था, पर हम कुछ एरियाज में नहीं बता सकते, तो एक स्पेसिफिक नहीं है, हम लोग श्योर नहीं है ना, तो ये भी एक ड्रॉबैक मान लो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इनसे भी पता चलता है कि ये एम्पायर इतनी वो नहीं थी। सो ये एम्पायर इंपॉर्टेंट थी, पर थोड़े टाइम के लिए हम ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो चीज पहले बढ़ती है फिर बाद में तो उसका डिक्लाइन होता ही है, तो धीरे धीरे तो कम होगी, नेचर का रूल है। अब ये पॉइंट देखो कि 5th और 4th सेंचुरी बीसी के अंदर तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जब 2nd सेंचुरी बीसी जब स्टार्ट होगी, 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर नई नई किंगडम्स चालू हो गई, नए नए किंगशिप्स मिले हमें, नए नए किंग्स मिल रहे, नई नई किंगडम्स मिल रही हैं। सो अब एक बार उस पर भी नजर दे देते हैं अपनी, एकदम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या। तो आप लोगों का 4th टॉपिक आ रहा है द न्यू नेशंस ऑफ किंगशिप। सो अब क्या हो रहा था, अलग टाइप के आइडियाज डिस्कवर होने चालू हो रहे थे। सो वी ऑल नो दैट हाउ द किंग्स वर, हम लोग जानते हैं किंग्स कैसे, ठीक है। सब क्या होगा यहाँ, चीफ एंड किंग्स इन साउथ, चीफ आना स्टार्ट हो गए, किधर, किंग्स साउदर्न एरिया में चीफ्स आना स्टार्ट हो गए। सो चीफ कौन है, आप क्या बोल सकते हो कि ये एक पावरफुल इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, और इनकी पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी हो सकती है, ठीक है। सो हेरिडिटरी यानी कि मान लो एक फादर चीफ है तो उसका सन जो होगा वो भी चीफ बन गया, ठीक है, और उसका ग्रैंड सन भी चीफ बन गया, तो ये हेरिडिटरी हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हेरिडिटरी चीफ होते ही थे, ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो इनको ना किंग फोक बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। किंग फोक यानी फैमिली के लोग, पर्टिकुलर जो चीफ के फैमिली के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। नाउ क्या चीफ का मेनली वर्क क्या होता था, काम क्या होता था इनका, कोई भी स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म करना ना, जैसे मैरिजेस हो गए, बर्थडेज हो गए, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, कोई लीडरशिप का काम हुआ, ठीक है, कोई वॉर कंडक्ट हो रहा था उसको सेनापति बना दिया, ठीक है, और कोई वॉर में कोई भी लीडर्स बना दिए ना, लीडरशिप अपने एरिया में, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो उसको सॉल्व करने में काम आते थे।
सो हम लोग क्या जानते हैं कि किंग्स टैक्सेस कलेक्ट करते हैं अलग अलग एरिया से फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो चीफ लोग क्या कलेक्ट करते थे, दे गिफ्ट कलेक्ट करते थे। और वो जो गिफ्ट कलेक्ट करते थे, ये नहीं कि गिफ्ट कलेक्ट करके रख लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने गिफ्ट्स को। और इनके यहाँ कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी और ना ही कोई ऑफिशियल्स होते थे चीफ के समय में। नाउ चीफ डम्स में क्या क्या आते थे आपके, चोलास, चीरास एंड पंड्यास, ठीक है। ये सब कौन से एरिया में सिचुएटेड थे, तो तमिलक्कम, आपका तमिलक्कम एरिया ऐसे समझ लो। तमिलनाडु हो गया टी से, ए से आंध्र प्रदेश और के से केरला। अभी हाँ, तो अभी तो अलग अलग हो गया, पहले तमिलक्कम ये सब जगह में सिचुएटेड था। और ये 3 एरिया स्टेबल थे, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस थे। इन सब के बारे में कैसे पता चला, संगम टेक्स्ट से पता चला। सो जो साउथ इंडियन की जो लिटरेचर होती है उसको हम कहते हैं संगम टेक्स्ट। नाउ अब हम पढ़ेंगे सातवानास एंड शाकास। सो जो सातवानास थे वो वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड थे और रूल भी किया करते थे। टाइम पीरियड पे एक बार देखते हैं क्या है, कब से टाइम पीरियड, 2 BC टू 2 C, तो 2 सेंचुरी टू 2 BC सेंचुरी टू 2 CE से, ठीक है, इनका ये टाइम पीरियड होता था। और इनके सोशल स्टेटस के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चला, पर जितना भी हमें थोड़ा बहुत पता चला है तो ये क्या थे, बहुत ज्यादा पुअर, लो क्वालिटी, मतलब जो पुअर थे और लो क्लास पीपल हुआ करते थे। और फिर ये लोग बाद में अपने आप को डेवलप करना चालू किए और किंग्स बनने लगे। नाउ शाकास में आ जाते हैं, तो सेंट्रल एशिया से आया करते थे, मतलब इंडिया के ऊपर की जो एशियन पार्ट है वहां से, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। मतलब ये समझो कि जो इनको जो इनकम होती थी खुद की ना, जब कमाया करते थे तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करके अपनी इनकम जनरेट करते थे शाकास। मेनली यही समझना, किंगडम्स के लिए नहीं, अपनी एम्पायर के मनी के लिए, अपने एम्पायर को चलाने के लिए जो मनी चाहिए रहते उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से लिया करते थे। सो वी लर्न अबाउट द चीफडम्स होती क्या है, ठीक है, क्या क्या अलग अलग एरियाज में है ना, हम सब कुछ उन्हें पढ़ लिए क्या था उसके बारे में। सो अब हम लोग पढ़ने वाले किंग्स के बारे में। किंग्स के अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा मानते थे, बड़ा मानते थे, हम्बल नहीं थे अशोका की तरह। तो अब डिवाइन किंग में हम लोग 2 किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुशानस एंड द गुप्तास। फिर हम कैप्टिवेटिंग वे में कुशानस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इनका 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी CE तक टाइम पीरियड था। सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था। क्या सेंट्रल एशिया, इंडिया के ऊपर वाली कंट्रीज को सेंट्रल एशिया बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इनका टेरिटरी एक्सपेंशन था। इनके बारे में हमें किससे पता चला, कॉइन्स से पता चला, आपका स्कल्पचर से, टेक्स्ट से और इंस्क्रिप्शन से। स्टैच्यू ऑफ श्राइन, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज बनाते थे अपने आप को प्रॉस्पर दिखाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। मैट नहीं है, मथुरा, मठ एक जगह है जो कि मथुरा में है अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे इनकी स्टैच्यूज पाई गई है, तो इस कारण ये सब स्टेट्स लिखे हैं, जगह लिखी है। गॉड लाइक देवपुत्र, अपने आप को भगवान मानते थे, जैसे गॉड लाइक मानते थे, देवपुत्र मानते थे, मतलब भगवान का बच्चा मानते थे, है ना, कि खुद भगवान के तुरंत आशीर्वाद द्वारा उत्पत्ति हुए हैं ऐसे। सेम टू चाइनीज, मतलब चाइनीज भी ऐसे सेम मानते थे। चाइनीज लोगों के किंग अपने आप को क्या मानते थे, सन्स ऑफ हेवन मानते थे, ठीक है। तो ये चाइनीज तक भी पहुंच गया था ये आइडियाज का, कैसे खुशानस रहते थे उनको भी पता था, उन्हीं के द्वारा इन लोग भी अपना अपना ऐसा करना चालू कर दिए। नाउ गुप्तास को देख लेते हैं। तो जो गुप्तास थे इनके पास क्या होते थे, सामंतास होते थे। सामंतास का क्या काम होता था, मतलब सामंतास ये समझ लो जो लोकल रिसोर्सेज संभालते थे, लैंड संभाल लिए, है ना। सामंतास गुप्तास लोगों को बहुत ज्यादा होमेज से बात करते थे, बहुत ज्यादा अति सम्मान देके मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, है ना। मान लो कि गुप्तास डिक्लाइन होने लगे, मतलब गुप्तास की डेथ हो गई इन केस, तो उनकी जगह सामंतास किंग बन जाते थे। इनके बारे में हमें लिटरेचर से भी पता चला है, कॉइन से भी पता चला है। और ये एक और टर्म यूज करते थे आपका प्रशस्तीज यानी कि जब भी कोई भी किंग को बहुत ज्यादा ऑनर्ड, बहुत ज्यादा सम्मान से जब वो लोग बात करते हैं, लिटरली उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही वर्ड्स लगा के शहंशाह ऐसे कर करके जो बात करते हैं, तो ये हम ये बोल नहीं सकते कि जो प्रशस्तीज होती थी वो सच में होती थी या नहीं होती थी। सो हम ये कह नहीं सकते कि प्रशस्तीज के ऊपर जितनी भी बातें लिखी वो सच हो सकती है कि नहीं, बोल नहीं सकते कि या किंग्स इतने ही अच्छे होते थे जो उनको इतना प्रेज किया जाता था। सो ये है आपका प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सो इसके अंदर क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा इनग्रेव कर करके समुद्रगुप्त हरिसेना के बारे में संस्कृत में पाया गया है, और इसमें बहुत सारी चीजें इनग्रेव करके लिखी गई है।
तो सिंपल वे में ये समझो, जो समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेना, जो कि संस्कृत में इस पिलर के अंदर प्रयाग प्रशस्ति या बोलो या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलो, इसमें इनग्रेव करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रशस्ति के बारे में भी उस समय लिखा जाता था, पर श्योर नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एन एनी डाउट सो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।